2032 में हमें इसको ओलंपिक तक लेके जाना है। देखिए, इस गेम में स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, रिफ्लेक्सेस है। ये एक प्रिपरेटरी गेम है। खो खो उस शिखर तक पहुंचेगा जिसकी की कभी हम लोग कल्पना करते थे। गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे, उनके पास संसाधन तो होते ही नहीं थे, तो वही खेल खेल सकते थे ना जहां पे संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ओलंपिक में जिस दिन ये खेल आएंगे तो उस दिन स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में ये खेल छा जाएंगे। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह के खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक जो सरकारी भागीदारी होती है वो सुनिश्चित हो? जो संसाधन चाहिए, जो पैसा चाहिए, उसमें सरकार को समर्थन देना चाहिए ताकि प्रशासनिक तौर पे इन खेलों को हम गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित कर सकें और ये खेल आगे बढ़ सकें। और ये खेल जब पुनः आ जाए तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति में जीना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, हर देश को अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, अपने इतिहास पे गर्व होता है। और ये तो हमारे वो खेल हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे रोम रोम में ये खेल बसते हैं। इस साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक हमारा लक्ष्य कि 90 देशों में खो खो खेला जाए। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में वो कौन सा राज्य है जो काफी पिछड़ा हुआ था, उसने बड़ी तरक्की की है खो खो में? उड़ीसा 4 साल पहले तक बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 4 साल में जितनी तरक्की करी है वो देखने पाएंगे। दिल्ली है, अरुणाचल में सोचिए, हर स्कूल में आज खो खो खेला जा रहा है। लोगों को अब खेल ही नहीं दिखता है, खो खो अपना भविष्य दिखता है। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। मैं अपने शो के तहत प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनकी उपलब्धियों को लेकर के आप सभी दर्शकों तक बड़ी बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसे ही शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने खो खो को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, जो भारत का माना जाए तो सबसे पुराना खेल है, आज हमारे समक्ष मौजूद है आदरणीय सुधांशु मित्तल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। सर, पुनः आपको अध्यक्ष चुने जाने पे बहुत बहुत बधाई लोकतंत्र की बुनियाद की ओर से। बहुत धन्यवाद गणेश जी, बहुत धन्यवाद। सर, अगली योजना क्या है खो खो को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि खो खो मृत प्राय हो गया था और आपने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी खो खो को एक नई पहचान दिला दी। गणेश जी, बहुत स्वप्न है हम सबके, क्योंकि ये वो खेल है जो हिंदुस्तान की माटी से जुड़ा हुआ है। इस माटी का जो 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 सुगंध है वो चारों ओर विश्व में फैले, यही हम सबका स्वप्न है। आज बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि 57 देशों में खो खो खेला जाता है। अभी हमने विश्व कप करा जिसमें 23 देशों ने उसमें भाग लिया। खो खो एक बार फिर अग्रणीय खेलों में आता जा रहा है और उसका कारण है, देखिए, हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई चौकीदानी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे खो खो ना खेला जाता हो। और उसका कारण है, खो खो के खेलने में ना तो कोई पैसे लगते, ना कोई बहुत उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कहते हैं जहां मिले 4 यार वो बैठ गए और खेलना चालू कर दिया। तो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का ये अभिन्न अंग है और उसको आज जब विश्व पटल पे हम लोगों ने रखा है तो लोगों में उसके प्रति एक नया उत्साह आया है। जैसा मैंने कहा कि आज पूरा खो खो परिवार जो है कुछ स्वप्न देख रहा है। जैसा हमारा स्वप्न है कि 2032 में हमें इसको ओलंपिक तक लेके जाना है, 2030 तक हमें इसको एशियन गेम्स में लेके जाना है, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगी उसका ये अंग होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्द ही कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की तरफ से हमें संदेश मिलने वाला है कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप जो है वो भारत में उसका आयोजन होगा। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं और इस खेल में जो दम है वो अद्वितीय है। देखिए, इस गेम में स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, रिफ्लेक्सेस है। ये एक प्रिपरेटरी गेम है। हर खेल के से पहले जो भी जना इस गेम को खेलेगा तो
तो उसमें जो है ये खेल उस खेल को खेलने में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सब चीजें हैं इस खेल के अंदर। तो इसी वजह से खो खो, जिसकी की स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान के अग्रणीय खेलों में जिसकी गिनती होनी चाहिए थी, वो अब अपनी उड़ान भर रहा है, अपने पंख फैला रहा है और बहुत जल्द खो खो उस शिखर तक पहुंचेगा जिसकी की कभी हम लोग कल्पना करते थे। सर, जहाँ तक खेल की बात करें तो आजकल चकाचौंध भरी जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि क्रिकेट खेलें, फुटबॉल देखें, हॉकी देखें, लेकिन खो खो कहीं ना कहीं हमारी उन खेलों में से रहा है जहां अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, जिन बच्चों को कम संसाधन में अगर खेलने की आवश्यकता हो तो खो खो खेलते थे, जो कि बिल्कुल ही खत्म सा हो गया था, उनके सपने को आपने पंख देने का कार्य किया है। गणेश जी, बड़ी स्वाभाविक बात है। देखिए, खो खो के जो खिलाड़ी हैं उनकी पृष्ठभूमि बहुत अफ्लुएंट पृष्ठभूमि नहीं है, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसके कि पिता मनरेगा के वर्कर थे, ठीक है। कोई डिलीवरी एजेंट रहा है स्विगी का, जी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, मतलब इस गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे, उनके पास संसाधन तो होते ही नहीं थे, तो वही खेल खेल सकते थे ना जहां पे संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बैडमिंटन खेलता हूं, अब बैडमिंटन खेलने में एक दिन में 3,500 4,000 रुपए का खर्चा है। जो शटल आती है, AS50 जो आती है, अब कितने जने ये अफोर्ड करेंगे? देखिए, हमें इस देश के अंदर मास स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जिसको खेलते हैं। और मास स्पोर्ट वही होता है जो खर्चीला गेम नहीं होता है। इसीलिए जैसे फुटबॉल था, फुटबॉल मास स्पोर्ट था, एक गेंद चाहिए होती थी और तो कुछ चाहिए नहीं था, 2 ईंट लगा दो, उसके बीच गोल पोस्ट बन जाता था। वैसे ही खो खो, कबड्डी, जो भारत के पारंपरिक गेम है, वो सारे खेल जो हैं वो मास गेम थे। कहीं चकाचौंध में उन खेलों की उपेक्षा हो गई, लेकिन अब वो खेल वापस अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की जो व्यूअरशिप के डेटा आया है, या जो अल्टीमेट खो खो जो हमारी लीग है उसका जो डेटा आया है, वो चौंकाने वाले फिगर्स हैं। इतना बड़ा व्यूअरशिप का डेटा किसी और गेम में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये एक नई दिशा में हिंदुस्तान के पारंपरिक खेल जो है वो जा रहे हैं। एक नई चेतना है, एक नया आभास है। और अब तो सिर्फ जो हमें करना है वो ये करना है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब इन खेलों को हम रखेंगे, ओलंपिक में जिस दिन ये खेल आएंगे, तो उस दिन स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में ये खेल छा जाएंगे। देखिए, हर देश को लगता है कि उसे जीतना चाहिए। पहले हम हॉकी खेलते थे, हॉकी में हमें स्वर्ण पदक मिलता था। 75 के बाद वो जो ग्लोरी थी वो खत्म हो गई, और क्रिकेट में जीतने लगे तो क्रिकेट की तरफ पड़ गए हम लोग। प्रकाश पादुकोण आए, उन्होंने बैडमिंटन की तरफ आकर्षित करा। नीरज चोपड़ा आए, उन्होंने जैवलिन की तरफ आकर्षित कर दिया। तो जैसे ही हमारे खेल अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को विजयी बनाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि इन खेलों के प्रति लोगों का उत्साह, जज्बा वो किसी दूसरी शिखर पर पहुंच जाएगा। सर, भारत की सरकार खासकर खेल को लेकर के बहुत सारी ऐसी योजना लेकर के आए हैं, और खो खो को लेकर के आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह के खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक जो सरकारी भागीदारी होती है वो सुनिश्चित हो? मुझे लगता है कि जो हमारे अपने इंडिजिनस गेम जिनको कहता हूं, उनको एक विभिन्न श्रेणी में रखना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं है। क्रिकेट में बहुत पैसा है, फुटबॉल में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। कौन कौन मलखम को आगे बढ़ाएगा?
कौन जो हमारे मैं चाहता हूं गिल्ली डंडा है, पिट्ठू है, कंचे हैं, ये सब वो खेल हैं जो हम सब ने खेले हैं। अगर देखें तो करोड़ों करोड़ लोग इन खेलों को खेलते हैं, लेकिन इनके लिए जो संसाधन चाहिए, जो पैसा चाहिए, उसमें सरकार को समर्थन देना चाहिए, ताकि प्रशासनिक तौर पे इन खेलों को हम गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित कर सकें और ये खेल आगे बढ़ सकें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय फैलाव तब आएगा जब सरकारी समर्थन इसे मिलेगा। हर देश अपने देश के खेलों को बढ़ावा देता है। जापान ने जूडो को आगे बढ़ाया, जापान ने कराटे को आगे बढ़ाया, कोरिया ने ताइक्वांडो को आगे बढ़ाया। हमें अपने खेल आगे बढ़ाने, हमारी एम्बेसी जो है वो विभिन्न देशों में फेडरेशन की मदद करें, ताकि वहाँ पे फेडरेशंस बन सके, वहाँ पे खेल जो है प्रचलित हो सके, वहाँ पे खेल की पूरी एक रूपरेखा तैयार हो सके और वो वहाँ पे खेला जाए, तभी गेम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये सरकार, जिसमें कि अपनी माटी के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण को देखते हुए ये सरकार ये सारे कदम उठाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, बहुत अच्छी चर्चा की आपने कि हमारी जो मूल खेल है हमारे हमारे देश के, कंचा हो या गिल्ली डंडा हो या पिट्ठू जो भी हो, इसको तो लोग अब सपने में देखते थे, लेकिन आपने बहुत अच्छी जिक्र की। और ये खेल जब पुनः आ जाए तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति में जीना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, हर देश को अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, अपने इतिहास पे गर्व होता है, और ये तो हमारे वो खेल हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे रोम रोम में ये खेल बसते हैं। तो इसलिए जो इन खेलों का जो सौंधापना है, वो हमारी मिट्टी का जो सौंधापना है इन खेलों की वजह से, वो जब फैलेगा तो आप सोचिए कितना हर्ष होगा हम सबको। प्रत्येक भारतीय को अपनी भारतीयता पर गर्व होगा। इस अध्यक्षीय कार्यकाल में खो खो को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे मैंने को बताया, मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि 32 तक ओलंपिक में आना है और 30 तक एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेमों में आना है। अभी 57 देशों में हम लोग खो खो को लेके जा चुके हैं। इस साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक हमारा लक्ष्य है कि 90 देशों में खो खो खेला जाए। और जब मैं खो खो को खेलने की बात करता हूं तो भारतीय मूल के लोग जो बसे हुए हैं उनके बीच इसकी स्वीकार्यता तो स्वाभाविक है, लेकिन उनकी जगह हम लोगों का उद्देश्य है कि जो वहां के मूल नागरिक हैं वो इस खेल को खेलें, तभी इस खेल का बढ़ाव होगा। और ये जो 57 देश हैं वहां पे वहां के मूल के नागरिक खेलते हैं। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप जान के आपको खुशी होगी कि सारे कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेशन हुआ। अमेरिका से टीम आई जो कि वहां के मूल निवासियों की थी, अर्जेंटीना है, पेरू है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, फिर घाना, कीनिया, युगांडा, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, हर जगह से टीम आई। और इतना व्यापक स्वरूप किसी खेल का होगा, ऐसी कल्पना करना आसान नहीं है। 2027 में वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा, कितने देश उसमें शामिल होंगे, उसकी क्या तैयारी? 2027 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, वो होगी इंग्लैंड के अंदर। हमारे पास अभी से ही साउथ अफ्रीका की सरकार की तरफ से निवेदन आया है कि 2029 का वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में वो आयोजित करना चाहते हैं। वर्ल्ड बॉडी उस पर निर्णय लेगी। तो आप देखिए कि इसका फैलाव कितनी तीव्र गति से हर जगह हो रहा है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सिंगापुर वर्सेस मलेशिया, उसका सिंगापुर में मैच चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ावा इसका फैलाव हो रहा है, बहुत प्रतिस्पर्धाएं हो रही है, और जितनी तेजी से ये बढ़ेगा वो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी होगी। देश के अध्यक्ष होने के नाते, खो खो के अध्यक्ष होने के नाते, अभी जो नई टीम बनी है उनका कितना सहयोग आपको इस खेल को आगे बढ़ाने में मिलता है? देखिए, खो खो परिवार की सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती यह है कि हम एक परिवार की तरह से काम करते हैं।
इसीलिए इस चुनाव में चुनाव नहीं हुए, सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपने अपने पदों को संवारा है। क्यों? क्योंकि सब लोग देना चाहते हैं, हर एक अपना सामर्थ्य और अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से अपना अपना योगदान दे रहा है। तो इसलिए कोई ना तो कोई झगड़े हैं और ना ही मैंने कहा कि पद की लालसाओं से लोग इस खेल से जुड़े हुए हैं, वो भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं। इसलिए सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में वो कौन सा राज्य है जो काफी पिछड़ा हुआ था, उसने बड़ी तरक्की की है खो खो में? बहुत से राज्य हैं जिन्होंने अपने को आगे लाए हैं। उड़ीसा खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ। उड़ीसा 4 साल पहले तक बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 4 साल में जितनी तरक्की करी है वो देखने लायक है। दिल्ली है, अरुणाचल में सोचिए, हर स्कूल में आज खो खो खेले जा रहा है। तो खो खो का देश भर में जो विस्तार हो रहा है, उसके लिए जैसे मैंने कहा, इस माटी का सौंधापन जो है वो उसके लिए उसको सलाम है। और इस वर्ल्ड कप के बाद तो लोगों में जितना उत्साह है, जितना जोश है, ये खो खो बहुत आगे जाएगा। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार ने खो खो को स्पोर्ट्स कोटा में जो सम्मिलित करा, उसकी वजह से 3000 खो खो खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। इसकी वजह से एक नई उम्मीद, एक नई चेतना, एक नया स्वप्न ने जन्म लिया है। लोगों को अब खेल ही नहीं दिखता है खो खो, अपना भविष्य दिखता है। उनको अपने भविष्य की अब चिंता नहीं दिखती है। उनको लगता है खो खो खेलेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित है, नौकरी मिलेगी हमें, हर सुविधाएं मिलेगी हमें, नाम होगा। लोग आज पहचाने जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं लोग, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसका जितना विस्तार हुआ है उससे लोगों में एक स्वप्न जागा है, उम्मीद जागी। और खिलाड़ियों के लिए तो ये बहुत ही एक सुखद स्थिति है। महिला खिलाड़ी जो खो खो पे हैं, जो खेल रही हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए फेडरेशन क्या क्या कदम उठा रहा है? महिला खिलाड़ियों की हमने बराबरी पुरुषों से रखी है। हमने कहीं दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि विश्व कप जब करा गया तो महिला और पुरुष दोनों के लिए करा गया। आप क्रिकेट का विश्व कप देखिए, अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। किसी भी खेल का विश्व कप देख लीजिए, एक साथ महिला और पुरुष दोनों का विश्व कप जो है कोई खेल नहीं करता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हमने बीड़ा उठाया था कि ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बड़े गर्व की बात है, हमारे यहाँ जो अर्जुन अवार्ड से जिनको नवाजा गया है वो महिलाएं ही हैं ज्यादा। पिछली तो हमारी पहले कैप्टन थी नसरीन शेख, उसको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें महिलाओं को आगे आगे की श्रेणी में रखा गया है, और हमारा हर कदम इस विचार से चलता है कि इनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। सर, मैं खो खो के खेल को कवर कर रहा था, बहुत ही मार्मिक सा प्रश्न है। मैं जब एक खिलाड़ी से पूछा, वो उड़ीसा से आई हुई थी, मैंने पूछा कि आप सपने में सोच सकते थे कि ये खेल को मैं खेल पाऊंगी? तो उसके आंखों में आंसू आ गया और एकदम से बोली कि मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं खेल पाऊंगी, लेकिन आज मैं खेल रही हूं तो वर्तमान अध्यक्ष की देन है। नहीं, मेरी देन नहीं है। मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करूंगा जो उसने ऐसे भाव रखा, लेकिन ये तो पूरे परिवार की देन है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग तो एक टीम की तरह काम करते हैं, और सबने मिलकर खो खो को आज यहाँ पहुंचाया है। त्यागी जी जो इससे पहले महामंत्री थे, उन्होंने इतना अथक प्रयत्न परिश्रम करा इसके लिए। मिट्टी से मैट तक का सफर कोई मामूली सफर थोड़ी है। उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, उसका नवीकरण करना, उस खेल के प्रति उसका जो फॉर्मेट क्रिएट करा, उसमें आकर्षण क्रिएट करना, एक दर्शक के दृष्टि से वो कैसे मनोरंजक हो सके, ये सारी चीजें करना बहुत मेहनत करी है। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, और त्यागी जी खासतौर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इस काम के लिए। इसीलिए ये आज दिन संभव हो पाया है हमारे लिए। आपके पिछले कार्यकाल की सबसे कोई बड़ी उपलब्धि बताई जाए? मुझे लगता है विश्व कप का होना एक बड़ी उपलब्धि रही है। इतनी 23 देश आके उसमें भाग लें और वहां के मूल निवासी इस खेल को खेलें, 57 देशों तक ये पहुंच जाए, मुझे लगता है एक
खो खो के लिए बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों तक एक संदेश जाए कि खो खो को किस प्रकार आगे बढ़ाए, किस प्रकार उन लोगों का सहयोग भी आपको मिले ताकि खो खो बहुत तेजी से आगे बढ़े। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि आपका खेल है, आपके दिलों के पास का खेल है, आपकी रगों में ये खेल बसता है। इसे अपनाइए, इसे खेलिए, इसे अपना स्नेह दीजिए, इसे देखिए, आप गौरवान्वित होंगे, गर्व महसूस करेंगे और ये देश गौरवान्वित होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हमारे साथ थे आदरणीय सुधांशु मित्तल जी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने खो खो को बढ़ाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए और इन्होंने बड़ी साफगोई से बताया कि इनके जो टीम के लोग हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ इनका सहयोग कर रहे हैं और खो खो को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े बच्चे हो या शहरी पृष्ठभूमि से हो, उनके अंदर एक भारतीयता को जगाया है इस खेल से जुड़ने के लिए। और आगे की जो भी योजना इनकी है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है 2027 में, उसको लेकर के भी इन्होंने बताया। जो 2030 में ओलंपिक होना है उसमें कैसे खो खो की भागीदारी हो, पूरी योजनाओं को क्रमशः आपने बड़ी साफगोई और बेबाकी से बताया। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।